हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों की परीक्षाओं की तैयारी कैसी चल रही है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। और जो मैंने इससे पहले वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो में मैंने महाकवि ईसवी के जो लेक्चर बताया था, महाकवि ईसवी के विषय में बताया था, उनसे परिचय कराया था, उनके काव्य से परिचय कराया था। आशा है आपको वो सहायक सिद्ध होगा। उसी क्रम में महाकवि ईसवी चूँकि आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, निश्चित रूप से महाकवि ईसवी से प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो इस साल चूँकि कोरोना काल की दूसरी लहर में विश्वविद्यालय द्वारा ये निर्णय किया गया कि जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके बहुविकल्पीय होंगे। और इससे पहले जो परीक्षाएं हुई हैं वो दीर्घकालिक हुई हैं। आपके जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के फॉर्म में और लघुत्तरीय प्रश्न के फॉर्म में हुई हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने आपको देखते हुए, आपके भविष्य को देखते हुए कि कम से कम मुझे ऐसा लगा कि जो मुझसे बन पड़े मैं अपने बच्चों की सहायता कर सकूं। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विशेष तौर से जो बच्चे हैं और बीए थर्ड ईयर का अध्ययन कर रहे हैं, उन सबको मैं कम से कम जो है उनको लाभान्वित कर सकूं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के मैंने अपना ये वीडियो बनाया हुआ है। और ख़ुद मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को बनाया है। एक प्रश्न आपके समक्ष आएगा, उसके 4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। और ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से ही पूछा जाएगा, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे आगे और है ही नहीं। ईसवी में जितना भी कोर्स है उससे संबंधित मैंने प्रश्न सभी बना लिए हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न बुंदेली बोली से लिया है। बुंदेली बोली को कुल कितनी उपबोलियों में बांटा गया है। बुंदेली जो बोली है उसको कुल कितनी उपबोलियों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, फिर 4 और इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए इन चारों में से क्या सही होगा। 2 मिनट का टाइम देती हूँ आपको। इनमें से जो होगा ये ऑप्शन नंबर सा, जिसमें 4 उपबोलियों को बांटा गया है बुंदेली बोली। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की उसमें देखते हैं, बुंदेली वासियों को सर्वप्रथम बुंदेलखंडी किस विद्वान ने माना है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि जो बुंदेली वासी हैं उनको सर्वप्रथम बुंदेलखंडी किस विद्वान ने कहा है। और ऐसे विद्वान ने कहा है जो बहुत महान है, भारतीय साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। विकल्प आ है आपके समक्ष महाकवि ईसरी, विकल्प बा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और विकल्प सा है महाकवि जगनिक, और विकल्प दा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम इन तीनों महाकवियों का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुंदेली वासियों को बुंदेलखंडी कहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कवि को बुंदेली का लोक कवि कहा गया है। किस कवि को बुंदेली का लोक कवि कहा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो बुंदेली काव्य आया वो तो जगनिक का आया है आलाखंड, लेकिन वो मौखिक रूप में पाया गया। और बुंदेली का लोक कवि जो के रूप में जो फेमस हुए हैं, लोक कवि के रूप में, वो हुए हैं महाकवि। कौन हुए हैं बताइए आप। पहला है आपका ऑप्शन महाकवि ईसरी, दूसरा है गंगाधर व्यास, फिर तीसरा है जगनिक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हम पाएंगे वो है महाकवि ईसरी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे समक्ष आता है वो है, महाकवि ईसरी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको उनके जन्म को विशेष तौर से ध्यान रखना है।
तो उनका जन्म जिला जो विशेष स्थान है जो प्रसिद्ध है उसमें तो है ही, फिर भी अगर ग्राम के रूप में होगा तब भी आप देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका झांसी में जन्म हुआ था, दूसरा ऑप्शन है मऊ में, और तीसरा है कि इनका जन्म बंगरा में हुआ था, या फिर इन तीनों में से किसी में नहीं हुआ। तो अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जन्म मऊ में हुआ, और मऊ के पास एक गांव था, उसका नाम था मेढकी। उस गांव का नाम क्या था बच्चों? मेढकी। मेढकी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आपके निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। 100%, 100% है कि ये पूछे जाएंगे। आप इनको सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे परीक्षा में। अगला प्रश्न है, बुंदेली के लिखित काव्य परंपरा का विकास किस कवि ने किया? बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और समझना है। ये प्रश्न है, बुंदेली के लिखित काव्य परंपरा का विकास किस कवि ने किया? यहाँ पे अगर बात हो रही है तो बुंदेली काव्य की लिखित परंपरा की बात हो रही है। तो इसी संदर्भ में हम बच्चों बात करते हैं कि अगर मौखिक जो काव्य है, मौखिक काव्य को किस कवि के द्वारा जो है किस कवि ने चलाया? कवि जगनिक ने। ठीक है बच्चों, ये कवि जगनिक ने। लेकिन जो लिखित काव्य की बात आती है, उस लिखित काव्य को किस कवि ने उसका विकास किया है, इस लिखित काव्य परंपरा का? तो देखिए, पहला ऑप्शन है महाकवि जगनिक, फिर महाकवि ईसरी। जगनिक तो है नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने मौखिक काव्य परंपरा का विकास किया। तो दूसरे आते हैं आपके सामने महाकवि ईसरी, तीसरे आते हैं चंद्रवरदाई। तो आप इन तीनों चारों ऑप्शनों में आप ये, और चौथा ऑप्शन आता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से है, निश्चित रूप से है, और वो हैं महाकवि ईसरी। महाकवि ईसरी ने ही लिखित काव्य परंपरा का विकास शुरू किया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे देखिए, लोक काव्य के जनक की उपाधि किस कवि को दी जाती है? लोक काव्य जानते हैं आप, जो लोगों के बीच का काव्य, वो जो लोगों की भावनाओं को जान सके, उनकी अनुभूतियों को जान सके, उनको समझ सके, उनकी समस्याओं को जान सके, उन समस्याओं को अपने काव्य में अंकित करे, ऐसे कवि को हम क्या कहते हैं? लोक काव्य। ठीक है, तो ये जो पहले क्या था, जो महाकवि जगनिक आए बुंदेली में, जिन्होंने आलाखंड प्रस्तुत किया, उन्होंने एक वीर आलाखंड के रूप में प्रस्तुत किया, वीरता का वर्णन किया। ठीक है, और लेकिन जो लोक काव्य के रूप में जो कवि आए हैं, सर्वप्रथम जो हमें कवि मिलते हैं वो मिलते हैं महाकवि ईसरी। ईसरी को अगर हम देखें तो कई दृष्टिकोणों से वे महान हैं, ऐसे ही महान नहीं, उनको महान उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं। जो किसी अगर परंपरा की शुरुआत करता है, स्टार्टिंग करता है, तो वो जनक कहे जाते हैं ना, जनक माने पिता। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, लोक काव्य के जनक की उपाधि किस कवि को दी जाती है? विकल्प देखिए आप, आपका है पहला विकल्प महाकवि जगनिक को, दूसरा है बुंदेला कवि को, तीसरा है महाकवि ईसरी को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का कि लोक काव्य के जो जनक हैं वो महाकवि ईसरी को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हुआ सा, महाकवि ईसरी। अगला जो प्रश्न आता है आपके समक्ष, वो देखिए, ईसरी का साहित्य किस छंद के रूप में जाना जाता है? जो ईसरी का साहित्य है उसको किस छंद के रूप में जानते हैं? दोहे के रूप में जानते हैं, कुंडलियों के रूप में जानते हैं, फाक के रूप में जानते हैं, या इनमें से किसी भी रूप में नहीं? इनमें से कोई नहीं है, ना दोहा, ना कुंडलियाँ, ना फाग है। तो हम देखते हैं, तो इसका उत्तर जो मिलता है हमें, दोहा होता है 2 लाइन का, कुंडलियाँ अलग है, और फाग जो मिलती है वो आपके चौकड़िया फाग से ही है, चौकड़िया से ही मिलती है। उस चौकड़िया का आविष्कारक हैं महाकवि ईसरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाग। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं हम कौन सा आता है। तो अगला प्रश्न जो आता है आपके समक्ष वो आता है, बुंदेलखंड के महान कवि। आपको पता है महान कवि बुंदेलखंड के गोस्वामी तुलसीदास।
जिनका श्री रामचरितमानस घर घर पढ़ा जाता है, सुंदरकांड से लेकर के पूरे कांडों का भी, वो संपूर्ण रामायण जिसको कहते हैं, वो पूरे कांडों का अध्ययन किया जाता है। और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श लेकर के लोगों को उदाहरण, उनकी पत्नी सीता का उदाहरण दिया जाता है। जो लोग भारतीय लोक संस्कृति में समाये हुए हैं, ऐसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास, उनका जन्म भी राजापुर बांदा अर्थात बुंदेलखंड में हुआ। तो प्रश्न आपके समक्ष ये आता है कि बुंदेलखंड के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास और जो तानसेन है, जो ग्वालियर घराने में हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को मिला करके ही बुंदेलखंड बना है। तो जो तानसेन की और गोस्वामी तुलसीदास जी इतने महान महान कवि रहे हैं, उनकी तुलना बुंदेली के किस कवि से की जाती है? कितनी बड़ी बात है, इतने महान कवियों की तुलना बुंदेली के किस कवि से की जाती है? तो बुंदेली कवि के देखिए, पहला ऑप्शन है महाकवि जगनिक से की जाती है, दूसरा ऑप्शन है कि बुंदेला कवि से की जाती है, तीसरा ऑप्शन आपके समक्ष आता है कि ईसरी से की जाती है, और चौथा आता है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम ये पाते हैं कि इनकी जो तुलना है गोस्वामी तुलसीदास और तानसेन की तुलना जो बुंदेली कवि, किसी बुंदेली कवि से करने योग्य है, तो वो है महाकवि ईसरी। क्योंकि ईसरी लोक मानस के कवि हैं, ठीक है, लोक जन के कवि है, जन कवि है, लोगों की भावनाओं को जानते हैं, उन्होंने देखा है, समझा और रखा है। और अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी भारतीय संस्कृति, उसकी परंपरा, लोक जीवन के विचार और लोगों के हृदय की बातों को ही लिखा है, और यही काम महाकवि ईसरी ने किया है। इसलिए इनकी तुलना हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, फाग साहित्य को लोकोत्सव के रूप में कब मनाया जाता है? ये जो फाग का साहित्य है, उसको लोकोत्सव के रूप में कब मनाया जाता है? तो आप देखिए, पहला ऑप्शन है आपके समक्ष बुंदेली त्यौहार पर, दूसरा है होली पर, तीसरा है दीपावली पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बुंदेलखंड के बच्चे होंगे और बुंदेली परंपरा से जो अवगत होंगे, वो ये अच्छी तरह भली भांति जानते होंगे कि जो लोकोत्सव के रूप में फाग साहित्य जो गाया जाता है, ये गायन शैली में है, ये किस अवसर पर होती है बच्चों? होली के अवसर पर। जब होली का त्यौहार होता है, तब ये फाग गाई जाती हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुंदेलखंडी आज भी आनंदमयी जीवन की लोक अभिव्यक्ति, जब उनका बुंदेलखंडियों का जीवन आनंदमय जीवन बिताते हैं, उसकी जब वो अभिव्यक्ति करने बैठते हैं, तो अभिव्यक्ति साहित्य की किस गायन विधा से प्रदर्शित करते हैं? वो किस गायन विधा से प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए, कविता करके करते एक दूसरे को सुनाते हैं, या दूसरा ऑप्शन है शायरी करके सुनाते हैं, या फिर फाग गा करके सुनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो लोक अभिव्यक्ति साहित्य की जो गायन विधा है, वो आप सभी जानते हैं कि फाग गायन विधा है, और फाग को क्या करते हैं? वो फाग को गा करके सुनाते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स, फाग गा करके। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? अच्छी लग रही है मेरी क्लास की नहीं? मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए प्रश्न और विकल्पी बहुविकल्पी तैयार किए हैं प्रश्न। आप अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, और जो भी भाई बहन हो जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं, विशेष तौर से बीए के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, उनको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, अपना लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी अब वीडियो नया डालूँगी वो आपके समक्ष आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि वो और भी कुछ चाहते हैं मेरी वीडियो में, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, तो मैं उस पर विचार करूँगी। और ये मेरी कोशिश रहेगी, जब तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर होने को है, यानी अगले महीने तक जो पेपर होने को है, तब तक मैं अपने बच्चों को लाभान्वित कर दूँ। बीए के बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं मेरे इस वीडियो से। और चूँकि समय ऐसा विषम परिस्थितियों का है कि न शिक्षार्थी हैं, न शिक्षक हैं, न शिक्षार्थी हैं, हम सब वंचित हैं। और निश्चित रूप से बच्चों, आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोगों को का
मैं संपर्क में नहीं हूँ, इस समय मेरे समक्ष नहीं है, क्लास नहीं है, आप सभी लोग नहीं हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे सानिध्य आप लोगों का मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। आप लोगों के प्यार से ही, और मैम ये चाहिए, मैम ऐसा पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो मैं उस तरह से पढ़ाती हूँ। और सच माने तो आप लोगों को पढ़ाना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और एक उद्देश्य है आपके जीवन, आपके भविष्य को बनाना भी मेरा एकमात्र उद्देश्य है। उसी भविष्य को बनाने की एक कोशिश है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फाक साहित्य में किन विषयों का चित्रण मिलता है? फाक साहित्य की बात करें तो देखिए, पहला ऑप्शन है श्रृंगार, भक्ति, दर्शन एवं लोक समस्या इसमें दिखाई देती है हमें फाक साहित्य में। अथवा दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार, दर्शन और लोक मस्ती हमें दिखाई देती है इसमें। तीसरा ऑप्शन है भक्ति, आनंद और लोक नाट्य दिखाई देता है। और चौथे ऑप्शन में कह रहे हैं कि इन तीनों चारों में से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जो फाक साहित्य से परिचित हैं जो बच्चे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें श्रृंगार, भक्ति, दर्शन एवं लोक समस्या दिखाई देती है, अर्थात विकल्प नंबर आ आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वरी के फागों में सर्वाधिक किस रस की अधिकता प्राप्त होती है? वीर रस की प्राप्त होती है, प्रेम रस की प्राप्त होती है, श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है, या इनमें से कोई नहीं? आप अच्छी तरह जानते हैं वीर रस की जो अधिकता प्राप्त होती है वो महाकवि जगनिक की आलाखंड से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रेम रस की या श्रृंगार रस की? तो अगर हम केवल श्रृंगार रस की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि ईश्वरी ने केवल नायिका और नायिका, नायक और नायिका का ही के श्रृंगार का वर्णन किया, बल्कि उन्होंने मानवता का भी, आध्यात्मिकता का भी, प्रेम के रस का। अर्थात आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रेम रस की उन्होंने अधिकता अपने काव्य में दर्शाई है, दिखाई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाकवि ईश्वरी रीतिकाल की किस परंपरा का अनुसरण करते थे? अब देखिए, इस प्रश्न को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि महाकवि ईश्वरी किस काल के कवि रहे हैं। आप जानते हैं महाकवि ईश्वरी का जब जन्म हुआ, भक्ति काल की एंडिंग चल रही थी, उत्तरावस्था, और रीतिकाल में प्रवेश हो गया था 1885 में। ठीक है, रीतिकाल स्टार्ट हो गया था। और जब वो बड़े हुए तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम रीतिकाल का जब अध्ययन करते हैं तो मुख्य 3 धाराएं मिलती हैं हमें रीतिकाल में, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध परंपरा में वो कवि आते थे जिन्होंने परंपरागत लक्षण ग्रंथों का वर्णन किया था, जिनमें आचार्य कवि थे। जैसे हमारे पड़ोसी कवि हैं जो ओरछा के कवि हैं, महाकवि कौन? आचार्य केशवदास। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं रीति सिद्ध परंपरा की। तो रीति सिद्ध परंपरा के बहुत महान कवि, जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे, BA फर्स्ट ईयर में भी था, वो कौन है? बिहारी जी, बिहारी लाल। और तीसरी हम बात करें रीति मुक्त परंपरा में, तो रीति मुक्त परंपरा में वो कवि आते थे जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम का, श्रृंगार का वर्णन किया है और अपने स्वच्छंद अनुभूतियों का भी वर्णन किया है। तो महाकवि ईश्वरी रीतिकाल की किस परंपरा का अनुसरण करते हैं? तो बच्चों वो करते हैं रीति मुक्त परंपरा का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न जो आता है आपके समक्ष, वो है ईश्वरी को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? ईश्वरी को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? आध्यात्मिकता का कवि कहा जाता है, प्रेम रस का कवि कहा जाता है, श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि ईश्वरी किस रस के कवि हैं? प्रेम रस के। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। महाकवि ईश्वरी ने अपने प्रेम का वर्णन नायिका को किस नाम से संबोधित किया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, उन्होंने अपने प्रेमिका और प्रेमी का वर्णन का जो विशेष नाम उनके नाम के आगे लग जाता है वो, और मैंने इतने कवियों को पढ़ा है, उनके काव्यों को पढ़ा है, निरूपण किया है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये शब्द मुझे बिल्कुल नया मिला।
और बहुत पॉपुलर भी है। और आपको पता भी होना चाहिए कि महाकवि ईसरी ने अपने प्रेम का वर्णन नायिका को रजऊ के नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया बच्चों? रजऊ के नाम से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसका अगला प्रश्न है, ईसरी का फाग साहित्य किस छंद में प्राप्त होता है? तो ईसरी का जो फाग साहित्य है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। ईसरी का फाग साहित्य, पहले क्या पूछा था उन्होंने? चौकड़िया के बारे में, तब आपने फाग बताया था। अब है ईसवी का फाग साहित्य किस छंद में मिलता है? तो दोहा के रूप में मिलता है, कुंडलियों के रूप में मिलता है, चौकड़िया के रूप में मिलता है। तो आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा चौकड़िया के रूप में। ठीक है, 4 पदों का है। अगला प्रश्न है, जनता के दुख दर्द के चितेरे किसे कहा जाता है? आप सभी ये जानते हैं और इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि महाकवि ईसवी को लोक कवि कहा जाता है। लोक कवि कौन होते हैं? जो लोगों के दुख दर्द को जाने, उनकी भावनाओं को जाने, उनकी अभिव्यक्ति को जाने, उनकी समस्याओं को जाने। तो जनता के दुख दर्द के जो चितेरे हैं वो किसको कहा जाएगा? महाकवि जगनिक को कहा जाएगा, बुंदेला कवि को कहा जाएगा, महाकवि ईसरी को कहा जाएगा, अथवा इनमें से किसी को नहीं कहा जाएगा। तो इसका उत्तर जो है आप सभी जानते हैं क्या होगा? महाकवि ईसरी। क्योंकि महाकवि ईसरी ने जो है अपने उसमें लोक कवि यानी कि जो ये चितेरे थे, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे दुख दर्द को अपने काव्य में महसूस किया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो आपके समक्ष आता है वो है, किस भाषा विद्वान ने ईसरी के अंकों को बुंदेली साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में समाविष्ट किए? प्रश्न बहुत अच्छे हैं बच्चों, और प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से ही मैंने लिए, कहीं बिल्कुल कहीं से भी अलग नहीं लिए। आप ये मत सोचना, प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह समझोगे, मेरे लेक्चर को सुनोगे, मेरे इन प्रश्न उत्तर को देखोगे, आप देखोगे कि आपका चैप्टर पूरा तैयार हो गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको तो आपको तैयार करना ही करना है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भाषा विद्वान ने ईसरी के अंकों को बुंदेली साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में समाविष्ट किया? यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन अवश्य लगता है, क्योंकि ये प्रश्न इतना पॉपुलर नहीं है। तो देखिए महाकवि जगनिक ने किया है ईसरी के अंकों को। जो ईसरी जी जो भी लिख गए थे, उनके जो अंक थे, उनको बुंदेली साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया। तो आप जानते हैं कि उनके साहित्य को अमूल धरोहर में प्रस्तुत करने वाला कोई महान विद्वान ही होगा, छोटा मोटा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो आप बता सकते हैं कि कौन हो सकता है? महाकवि जगनिक, या प्रोफेसर कांति कुमार, बनारसी दास चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना उत्तर क्या रहेगा इसका? प्रोफेसर कांति कुमार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महाकवि ईसरी ने मानव के जीवन को किस प्रकार का माना है? तो महाकवि ईसरी ने जो मानव का जीवन है, उन्होंने कहा ना 84,000 योनियों के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिला, तो इस जन्म में ऐसे काम करिए कि आपको मरने के पश्चात भी याद किया जाए, आप अमर हो जाएं। यानी आओ को अमरौती खा के ही दुनिया में आके, उन्होंने कहा कौन अमरौती खा के आया जो इस दुनिया में अमर होके आया? कोई भी अमर होके नहीं आया, क्योंकि मनुष्य नरदेह है, वो तो पानी का बुलबुला है, और पानी के बुलबुले का जीवन कितना है ये नहीं पता, किस क्षण फूट जाएगा नहीं पता। तो जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आप अच्छे कार्य को करते रहिए, ठीक है? क्योंकि ये जीवन जो आपका कैसा है? पानी का बुलबुला अथवा क्षणभंगुर है, कब आए और कब समाप्त हो जाए उसका पता नहीं। तो देखिए आपके पास आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि मानव जीवन को वो किस प्रकार का मानते हैं? जीवन पर्यंत मानते हैं कि ये चलता ही रहेगा, या फिर वो कह रहे हैं बहुत दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या फिर उन्होंने मानव जीवन को क्षणभंगुर माना है, या इनमें से किसी नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को माना है क्षणभंगुर, ठीक है? इसका उत्तर होगा सा। तो ये मैंने आपके समक्ष अपनी मेहनत करके आपके समक्ष ये मैं प्रश्नों को लेके आई हूँ। आशा है कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। महाकवि ईसरी का कोई भी बिंदु नहीं छूटा है, इसमें सारे बिंदु इसके अंतर्गत आ गए हैं। और ये करीब 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने खुद तैयार किए हैं, टाइप किया इसको मैंने बैठ करके,
बनाया। मैंने सोचा कि कहीं बच्चों को अवेलेबल नहीं हो रही ये चीज़ें, तो चलो मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। मुझे कोविड के दौरान घर में रहने का मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें अपने जीवन में, और वो अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूँगी और कहूँगी कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों में शेयर कर दें। और बताइए आपको कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, और आप क्या चाहते हैं। अब अगला जो वीडियो है वो दोस्तों मैं उठाऊंगी बच्चों प्रथम प्रश्न पत्र से तो ये हो गया। अब मैं द्वितीय प्रश्न पत्र का उठाऊंगी, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र के मैंने 6-7 वीडियो डाल दिए हैं, इसको आप लोग लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं सेकंड पेपर का, क्योंकि सेकंड पेपर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा टफ है, थोड़ा समय लगेगा, समय कम है, उसको ध्यान में रख कर के मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो मैं सेकंड पेपर का लेके आऊँगी। चलिए, सबको नमस्कार और मेरा आशीर्वाद कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आगे बढ़ें और परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेके अपने माता पिता का नाम रोशन करें।